हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप हेल्दी होंगे और बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं सच्चिदानंद पांडे और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा टाइम टेल्स। एक बुक आपकी आती है टाइम टेल्स। क्या बुक का नाम है? टाइम टेल्स। तो इसमें जो क्लास 7 है, ठीक है, न्यू लॉन्गमन विस्टास जो बुक है उसके हिस्ट्री के, सिविक्स के और आपके ज्योग्राफी के मैंने लगभग सभी चैप्टर्स करके वो एक्सप्लेन करके और अपने चैनल पे डाल रखे हैं। ठीक है, वो बुक पूरा होने के बाद से आज मैं एक नई बुक आपकी शुरू कर रहा हूँ, टाइम टेल्स इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज की क्लास 7 की बुक। इसका हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आपके सामने है, वेयर, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, तो अब मैं कुछ दिनों तक इस बुक से जितने भी चैप्टर्स आपके हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये बुक जब मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा, फिर मैं कोई दूसरी बुक लूँगा और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, न्यू लॉन्गमन विस्टास ख़त्म हो चुकी है। अगर आपके स्कूल में वो बुक पढ़ाई जाती है तो आप जा करके मेरे इसी चैनल पे सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने लगभग सभी वीडियोस के मैंने एक्सप्लेनेशन डाल दिए हैं और चैप्टर्स के डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिलहाल आते हैं, इसको देखते हैं। इसमें टाइम टेल्स इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज में क्लास 7 की जो पहली आपकी चैप्टर है हिस्ट्री की, वो आपकी है वेयर, व्हेन एंड हाउ। इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आपकी जो शुरुआती हेडिंग है, जो शुरुआती लाइन्स आपकी बुक की है, उसमें इसने बताने का प्रयास किया है, आपको समझा रहा है जो मिडिवल पीरियड है, ठीक है, हिस्ट्री को आसानी से पढ़ा जा सके, हिस्ट्री को आसानी से समझा जा सके, ठीक है, यानी आसानी से समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये आप पिछले ये क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने किसके रूप में साइन किया उसको? एंशिएंट हिस्ट्री किया है, मिडिवल हिस्ट्री किया है और मॉडर्न हिस्ट्री किया है। ठीक है, तो बहुत लंबी हमारी हिस्ट्री है, 2-3 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल के, वेद वगैरह के ज़माने की चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। और जब 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक की हम बात करेंगे, सेंचुरी 8 से 18th सेंचुरी तक का जो टाइम है उसको हमने क्या कहा है? उसको हमने बोला है मिडिवल पीरियड या मिडिवल हिस्ट्री, हम उसको कहते हैं। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आपके चैप्टर की जो शुरुआती लाइन है वो कह रही है कि जो मिडिवल पीरियड है वो कब से कब तक माना जाता है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 8th सेंचुरी से वो शुरू होता है और 18th सेंचुरी तक वो जाता है। यानी 1 सेंचुरी से लेके और 7th सेंचुरी तक, यानी 1 से लेकर के 700, ठीक है, 700 तक। आज आपका 2024 चल रहा है, तो कभी 700 भी हुआ होगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा है। तो 1 से लेके और 700 का जो टाइम है उसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री मानते हैं, मोटा मोटी अगर देखा जाए। ठीक है, एक ब्रीफली देखा जाए, मोटा मोटी देखा जाए तो 1 से लेकर 700 तक के टाइम को हम एंशिएंट हिस्ट्री कहेंगे। और उसके बाद से 8 से लेकर के, यानी 700 नहीं, 799 कर लीजिए। और 800 जब शुरू होगा 8th सेंचुरी से लेकर के, 8th सेंचुरी का मतलब आप लगा लीजिए 701 से लेकर के, तो इससे लेकर के और 18th सेंचुरी तक जो आपका टाइम रहेगा उस मिडिल पीरियड का रहेगा। तो अब इसको भी हम थोड़ा सा इजी समझने के लिए, इसको इजीली बनाने के लिए हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 8 से लेकर 13th सेंचुरी तक के टाइम को हम कहते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड, और 13th सेंचुरी से लेकर के और 18th सेंचुरी तक, ठीक है, 13 से 18th सेंचुरी तक के समय को हम क्या कहते हैं? लेटर मिडिवल पीरियड हम इसको कहते हैं। अब इस मिडिवल पीरियड में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। एंशिएंट हिस्ट्री में इंडिया पे, उस टाइम तो इसका नाम इंडिया नहीं था, ठीक है, भारत हुआ करता था उस टाइम इसका नाम। तो भारतवर्ष जो है, जो आर्यावर्त है, जो भारतवर्ष है, उस पे उस टाइम जो है कि कौन कौन से राजा शासन करते थे, कौन कौन से किंग रूल करते थे, वो सिस्टम दूसरा था, दूसरे प्रकार के राजा हुआ करते थे। और 8th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक जिन राजाओं ने, जिन किंग ने इस जमीन पे शासन किया, इस देश पे रूल किया, तो वो दूसरे प्रकार के राजा थे।
अब उसमें आपके 18 सेंचुरी से लेकर 13 सेंचुरी तक आपके कौन कौन से आएंगे, तो पल्लव आएंगे, प्रतिहार आएंगे, राष्ट्रकूट आएंगे, ठीक है, और आपके चालुक्य आएंगे। और 13 सेंचुरी तक तो आपके तुर्क भी आ गए थे। दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया था, स्थापित हो गई थी दिल्ली सल्तनत। और 13 से लेके 18 सेंचुरी में आपके राजपूत भी आएंगे, मराठा भी आएंगे, ठीक है, मराठा भी राजा हुए, राजपूत भी राजा हुए, मुगल भी राजा हुए, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के जो तुर्क थे वो भी सुल्तान बने। अच्छा, उसके यहाँ तक आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेगा। तो इतने सारे राजवंश के बारे में आपको छोटी छोटी जानकारी है इसमें पढ़ने के लिए आपको मिलेगी। तो पल्लव, प्रतिहार और आपके राष्ट्रकूट प्रमुख रूप से 18 से 13 सेंचुरी तक एकदम छाए हुए थे, उनका बोलबाला था। और 13 से लेकर 18 तक आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल राजा जो थे उनका बोलबाला था। साथ में मराठा भी रहे, राजपूत भी रहे और बहुत सारे राजा रहे, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके बुक में अगली हेडिंग देख लेते हैं। अगली हेडिंग जो आपकी है वो क्या कहती है, डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया, यानी हमारी जो कंट्री इंडिया है इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम रहे हैं। अब इसके रेफरेंस में क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडिया इसको कहता है और इसको भारत देश भी बुलाता है। अब ये जो इंडिया है, ठीक है, ये नाम कैसे पड़ा, जो यूनानी थे, ठीक है, वो इसको इंड कहा करते थे। ये जो भूमि है, ये जो ज़मीन है, आज जो इंडिया है, यो ग्रीस वाले होते थे, यानी ग्रीक जो लोग होते थे, यूनानी जो लोग होते थे, हिंदी में यूनानी कहते हैं, इंग्लिश में उनको ग्रीक कहते हैं। ग्रीस आजकल जो कंट्री है वहाँ के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्रीक लोग जो होते थे वो इसको इंड कहते थे, तो इंड से इंडिया हो गया। और ये भारत नाम कैसे पड़ा इस कंट्री का, तो एक बहुत ही पावरफुल राजा हुआ करते थे भरत, तो किंग भरत हुआ करते थे, उनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ गया। अब ये भरत कौन थे, तो ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। शकुंतला और दुष्यंत के जो बेटे हुए वो भरत थे, इनके नाम पे इस देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। इंडिया कैसे नाम पड़ा, मैंने आपको ये भी बताया कि जो ग्रीक लोग हुआ करते थे उस भूमि को, इस जमीन को इंड कहा करते थे, तो इंड से इंडिया हो गया, ठीक है। कुछ और नाम भी इसको दिए जाते हैं, और क्या नाम दिया जाता है, इसको हिंदुस्तान दिया जाता है नाम, ठीक है। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान से पहले एक शब्द आया है हिंदू, ठीक है। तो अब इसकी क्या फिलॉसफी है, एक पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी, फारसी लोग हुआ करते थे, पर्शियन। तो कभी किसी ज़माने में जहाँ पर्शिया हुआ करता था, फारस हुआ करता था, उस देश का नाम आज ईरान है। वहाँ से पहले वो पर्शिया कहलाता था और उसकी लैंग्वेज फारस या फारसी लैंग्वेज कहलाती थी। वहाँ पारसी धर्म के लोग रहा करते थे। तो जब इस्लामिक अटैक हुआ वहाँ पे, जब लोग वहाँ इस्लाम के लोग पहुँचे अपना जो है कि धर्म फैलाने के लिए, तो युद्ध वगैरह हुआ। तो जो पहले के ज़माने में आम बातें थी, युद्ध हुआ तो वहाँ पे जो है कि मुस्लिम जीत गए और पारसी लोगों को वहाँ से हटा दिए। तो अब वहाँ पे वो ईरान बन गया और वहाँ पे शिया जो मुस्लिम है उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। तो पर्शियन लोग जो भाग करके कुछ इंडिया में आए, इंडिया में बॉम्बे में जाके बस गए और कुछ अन्य कंट्रीज में जा करके बस गए। उनका धर्म पारसी था, जरथुस्त्र उनके धर्म के संस्थापक थे। तो ये जो फारसी जो लोग हुआ करते थे वो 100 को ह कहा करते थे। तो जब वो 100 को ह कहा करते थे तो एक रिवर थी सिंधु। कौन सी रिवर थी, सिंधु। सिंधु, इसको इंडस कहा करते थे, इसको इंडस कहा जाता था, ठीक है। तो इंड और इंडस इससे आप कनेक्ट करिएगा। तो वो 100 को ह कहा करते थे, तो सिंधु को हिंदू कहते थे, ठीक है। वो सिंधु को क्या कहा करते थे, हिंदू कहा करते थे, क्योंकि 100 को वो ह पढ़ते थे, उनके लैंग्वेज में ऐसा था, ठीक है। तो हिंदुस्तान का मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंधु रिवर है, इंडस रिवर है, उसके उधर
जितनी भी ज़मीन थी उसको ये हिंदुस्तान कहा करते थे। कुछ और भी चीज़ें हैं, मिन्हाज ए शिराज, ठीक है, मिन्हाज ए शिराज। तो इन्होंने जो कहा, मिन्हाज ए शिराज ने अपने बुक में हिंदुस्तान नाम दिया, तो इन्होंने हिंदुस्तान किसको कहा? पंजाब और हरियाणा और गंगा और यमुना, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना रिवर के बीच में जो भी ज़मीन थी, गंगा और यमुना के बीच में जो ज़मीन थी उसको, और पंजाब और हरियाणा को, इनको मिला करके उन्होंने क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान नाम दिया था। हो सकता है कि भाई तब उसी समय इसी एरिया में ज़्यादा आबादी थी, और चूंकि ये एरिया हाईली आपका एक्टिव था और हाईली यहाँ की मिट्टी रिच थी, ये हाईली फर्टाइल इलाका था, ये तो यहाँ खेती वगैरह ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। पहले जहाँ खेती अच्छी हुआ करती थी लोग वहीं पे बसते थे, क्योंकि वहीं से जो अन्न उपजाते थे और उसी पे राजा महाराजा अपना टैक्स लगाते थे, लगान लगाते थे और वसूलते थे। तो ये चूंकि एरिया जो था बहुत हाईली फर्टाइल एरिया था, खेती किसानी यहाँ पे, एग्रीकल्चर बहुत शानदार यहाँ पे होता था। तो पंजाब और हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो जो ज़मीनें हैं, गंगा से लेकर यमुना तक की जो ज़मीनें हैं, ठीक, जो नदी बहती है उसको छोड़ करके, तो इसको वो कहा करते थे? हिंदुस्तान कहा करते थे। और अपनी किताबों में भी उन्होंने इस एरिया को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदुस्तान नाम ही दिया। तो मैंने आपको भारत के बारे में भी बताया, इंडिया नाम कैसे पड़ा, भारत नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान नाम उनको कैसे दिया गया, ये बताया। एक और नाम इसका आता है आर्यावर्त। इस हमारे देश को एक और नाम से बुलाया जाता है, आर्यावर्त। अब आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यहाँ आर्य लोग रहा करते थे जिनकी भाषा संस्कृत थी, तो आर्य लोगों के रहने के नाते इस देश का नाम क्या पड़ा था? जो कि आर्यावर्त भी पड़ा था। इसका एक और नाम जम्बू द्वीप भी है, जम्बू द्वीप भी इसे कहा जाता था, और भारत तो इसको कहा ही जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी अगली बुक में हेडिंग कौन सी है। तो आइए देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग आपके बुक में क्या दी हुई है? मेजर डेवलपमेंट्स, यानी कि ये जो मिडिवल पीरियड आपका है, ठीक ना, ये 8 सेंचुरी से लेकर के 18 सेंचुरी तक, तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हुई, जो मेन काम हुए हिस्ट्री के पर्पज़ से, ठीक है, जो मेन घटनाएं हुई, जो मेन इंसिडेंट्स हुई, जो कि रिमार्केबल थी और जिन्होंने हिस्ट्री को बदल के रख दिया या नई हिस्ट्री को जन्म दिया, उस प्रकार की कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो कुछ मुख्य बातें आपके चैप्टर में दिया हुआ है, मैंने उनको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। आइए इसको देखते हैं। तुर्क मुगल केम एंड सेटल्ड हियर। जो तुर्क थे सबसे पहले वो इंडिया में आए, और आकर के 1192 के बाद उन्होंने दिल्ली में अपनी राजधानी बना ली, दिल्ली में वो इस्टेब्लिश हो गए, और उसके बाद से कई सालों तक वो इस्टेब्लिश रहे। तो तुर्क यहाँ पे एक पावर बन गए, उन्होंने इंडिया में अपना डेरा जमा लिया। उसके बाद से मुग़ल आए, बाबर आया, तो बाबर के राजा बनने से, यहाँ आने से जो मुग़ल एम्पायर था वो खड़ा हो गया, और मुग़ल यहाँ पे हावी हो गए, और उन्होंने अपना एक साम्राज्य बना लिया, एक एम्पायर बना लिया। तो तुर्क राजा बने 1300 के आसपास, और मुग़ल उसके बाद आए, और दोनों ने इंडिया में आकर के अपनी जड़ें मजबूत कर ली, वो एक पावर ग्रुप में यहाँ पे हो गए। स्ट्रगल बिटवीन पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट कंटिन्यूज फॉर कंट्रोलिंग नॉर्थ इंडिया। और इसी समय, ठीक है, मिडिवल पीरियड में ही एक और काम हुआ। ये काम तो आपको 800 से लेके और 1300 तक चला, ये काम उससे भी पहले से चला। 8 से लेके 13 तक ये प्रमुख रूप से काम चला। काम ये चला कि जो पाल राजा थे, जो प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट राजा थे, ये डायनेस्टीज थी, वंश थे। राष्ट्रकूट एक अलग वंश था, प्रतिहार अलग वंश था, गुज्जर प्रतिहार, और पाल। तो पाल जो थे ये बंगाल के शासक थे, जो आज बंगाल है उस जमीन पे ये राज किया करते थे। प्रतिहार ये आपके ये कहाँ थे? प्रतिहार ये आपके ये गुजरात के आसपास के थे शायद, मेरे ख्याल से पश्चिमी जो वेस्टर्न आपका फ्रंट था उसके थे। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट उस समय के ये 3 सबसे शक्तिशाली राजवंश थे।
इनके राजा बहुत पावरफुल हुआ करते थे, इनके पास अच्छी खासी सेना हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया, ये आपस में ही लड़ने लगे। और इन्होंने आपस में लड़ाई क्यों चालू की, आपस में इन्होंने स्ट्रगल क्यों चालू किया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने का मतलब हुआ कि नॉर्थ इंडिया में नदियां ज़्यादा थीं और वहाँ की जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी, यानी गंगा से लेके और यमुना तक के बीच का जो एरिया था, ठीक है, उसको ही कंट्रोल करना चाहते थे। यानी अगर ये कहा जाए तो पूरा आज के समय में आप देखेंगे तो दिल्ली से लेकर के और जो आपका बिहार तक का इलाका है, दिल्ली से जो असम तक का इलाका है, ठीक है, आप समझ लीजिए, तो उसको नॉर्थ इंडिया आप कह सकते हैं। दिल्ली से जो आपका असम तक का इलाका है, ठीक है, अगर एक मोटा मोटी कहा जाए तो दिल्ली से असम तक के इलाके को वो कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की ज़मीनें ज़्यादा उपजाऊ थी, ज़्यादा फर्टाइल थी, यहाँ पे खेती किसानी ज़्यादा होती थी, फसलें ज़्यादा उगती थी और यहाँ पे टैक्स वगैरह आसानी से लिया जा सकता था, लगान वगैरह आसानी से वसूला जा सकता था। तब एक लोगों के कमाई का सबसे बड़ा जरिया आपके एग्रीकल्चर ही था। उसमें इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, कंप्यूटर तो थे नहीं, सॉफ्टवेयर तो थे नहीं, जो कुछ ले दे के था या तो वो जमीन से जो निकलता था लोहा लक्कड़ वो था और बाकी ये चीज़ें थी। तो ये आपस में ही लड़ने लगे और नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। कभी नॉर्थ इंडिया पे इनका होता, कभी ये आते, कभी ये पीछे होते, कभी ये आगे होते, ये आपस में ही लड़ते रह गए। अच्छा, उसी समय इन साउथ इंडिया चोला हेल्थ सुप्रीम पावर। तो ये तो नॉर्थ इंडिया की बात हो गई। अब साउथ इंडिया में जो था, वो साउथ इंडिया में 8 से लेकर के और 13 सेंचुरी तक के आसपास जो है कि क्या थे, तो चोल हावी थे। जो चोल साम्राज्य हुआ करता था, राजेंद्र चोल इनका सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। उसके बाद से राइज ऑफ टाउन्स एंड कॉमर्शियल क्राफ्ट्स, तो उसी समय यानी 8 से लेकर के और आपके 18 सेंचुरी तक जो मीडिएवल पीरियड था, मीडिएवल पीरियड में एक चीज़ और देखी गई कि टाउन और कमर्शियल क्राफ्ट्स जो है कि सेंटर्स का बोलबाला हो गया। हुआ तो ये था कि राजा जहाँ रहते थे तो राजा अपनी एक कैपिटल बनाते थे, राजधानी जिसे कहते थे, कैपिटल बनाते थे। तो कैपिटल के आसपास ही राजा की सेना भी रहती थी, राजा के मंत्री वगैरह रहते थे। अब जहाँ राजा रहेगा वहीं ना आर्मी रहेगी राजा की। जहाँ किंग रहेगा तो किंग को सिक्योरिटी देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए आर्मी भी वहीं रहेगी। और आर्मी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, 1 लाख 2 लाख 3 4 लाख 5 लाख सैनिक उसमें हैं, तो वो रहेंगे कहाँ। तो उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए उनके लिए रूम बनवाने पड़ेंगे, घर बनवाने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ उसके आर्मी में जो उनके सेनापति थे, ठीक है, जो घुड़सवार सेना के सेनापति थे, पैदल सेना के सेनापति थे, और जो मंत्री वगैरह थे, उनकी जो मिनिस्टर वगैरह हुआ करते थे, तो अकेले तो रहेंगे नहीं, अपने परिवार के समेत रहेंगे। फिर उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई। अब वो लोग जहाँ रहेंगे तो वहाँ उनके सुख सुविधा के लिए सारी चीज़ें चाहिए, तो वहाँ उनको मार्केट भी चाहिए, वहाँ उनको घूमने फिरने के लिए भी जगह चाहिए, वहाँ उनको नौकर चाकर की भी ज़रूरत पड़ेगी, मूर्ति बनाने वाले चाहिए, पेंटिंग बनाने वाले चाहिए, शिकार खेलने के लिए जंगल चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था एक ही जगह पे की जाती थी। तो लोग जहाँ रहते थे अपनी व्यवस्था की सारी चीज़ें वहीं पे जुटा लेते थे, वहीं पे मार्केट तैयार हो जाता था, वहीं पे आपके बाग बगीचे लगा दिए जाते थे। तो एक तरीके से वो एक टाउन हो गया, ठीक है। वहाँ पे राजधानी होने के नाते, राजा के रहने के नाते आसपास का एरिया डेवलप कर गया और वो टाउन का रूप ले लिया। और फिर उसके आसपास जो कि कमर्शियल क्राफ्ट सेंटर भी हो गए, वहीं पे एक से एक जो आपके कारीगर थे, मिस्त्री हो गए, पेंटर हो गए, चित्रकार हो गए, मूर्ति बनाने वाले हो गए, वो सब वहीं आके रहते थे। नाचने गाने वाले, तबला बजाने वाले सब वहीं पे आके रहते थे। कला वगैरह का भी वहाँ विकास हुआ, आर्ट का भी विकास हो गया। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट स्टार्टेड। और इस मिडिवल पीरियड में एक काम और हुआ, भक्ति और सूफी मूवमेंट हुआ। ये भक्ति मूवमेंट क्यों हुआ? हुआ ये कि जब 13 सेंचुरी के आसपास जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई और तुर्क आके यहाँ के ज़मीनों पे कब्जा कर लिए, उन्होंने इस ज़मीनों को जीत लिया। एक और जो हिंदू राजा थे उनको हरा करके और अपने वहाँ पे स्थापित हो गए, दिल्ली में स्थापित हो गए। फिर धीरे धीरे इन्होंने बाकी क्षेत्रों को भी जीतना शुरू कर दिया। तो ये क्या करते थे कि भाई ये इस्लाम को मानते थे और इनको बाकी धर्म से मतलब था नहीं।
जैसा किताबों में लिखा मैं वैसा बता रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो क्या करते थे कि भाई अपना धर्म फैलाने के लिए दूसरे धर्म की जो चीज़ें थी उनको नष्ट कर देते थे। हमारे मंदिर वगैरह बहुत सारे थे, उन्होंने तोड़ ताड़ दिए, किनारे कर दिए, और जैसे पूजा पाठ पे प्रतिबंध लगा दिया। ये चीज़ों को मतलब कहीं उसके जगह पे जो इस्लामी तौर तरीके थे उसको अपनाने पर उन्हें ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि वो जिस धर्म के थे उस धर्म को फॉलो करते थे और चाहते थे कि बाकी जो जनता जो प्रजा है वो भी उसी धर्म को फॉलो करे। कहीं कहीं ऐसा था, कहीं कहीं ऐसा नहीं भी था। जो थोड़ा उदार राजा था, जो थोड़ा लिबरल राजा था, वो बाकी लोगों का भी ख्याल रखता था। लेकिन जो थोड़ा कट्टर राजा था, जो कट्टर आपके सल्तनत वाले थे, सुल्तान थे, तो वो जो है कि अपनी वाली ही करते थे। तो जब ये होने लगा तो जो जो हिंदू समाज था उस समय का, वो उसका मन थोड़ा सा दुखी हो गया कि भाई हमारे मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, हमको पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, हमसे टैक्स वसूला जा रहा है, हमसे जजिया कर वसूला जा रहा है, ठीक है, हमारे जो है कि चीज़ों को कब्जा किया जा रहा है और हमारे पूरा ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो लोगों को जब किसी प्रकार का दुख होता है तो लोग भगवान को याद करते हैं। तो उस समय के जो कवि थे, उस समय के जो लेखक थे, उन्होंने भक्ति भाव में डूब लिया। वो हर जगह जो है कि कीर्तन भजन करने लगे और भक्तिमय रचनाएं रचने लगे, अपने भगवान को बुलाने लगे, भगवान को याद करने लगे। तो उस समय में बहुत ज़्यादा जो भक्ति से ओतप्रोत जो रचनाएं हैं वो लिखी गई और अच्छे से अच्छे जो ग्रंथ थे उनका निर्माण किया गया। तो एक मूवमेंट ही चल पड़ा, यह आंदोलन ही चल पड़ा। ये एक प्रतीकात्मक आंदोलन था, एक प्रतिकार के रूप में था कि भाई आप कितना हो मंदिर तोड़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, हम अपने भगवान को नहीं भूलेंगे और आपके कहने से मुसलमान नहीं बनेंगे। हमारा मन करेगा तो हम इस्लाम अपनाएंगे, आपके ज़बरदस्ती मारकाट मचाने से हम नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में था। तो भक्ति मूवमेंट हुआ। सूफी मूवमेंट, सूफी क्या चीज़ होती है? इस्लाम में जो आपका लिबरल जो होता है, जो उदारवादी लोग होते हैं, ठीक है, जो उसमें जो साधु संत होते हैं, ठीक है, उनको सूफी कहा जाता है। जो सूफी साधु संत होते हैं, जो सूफी, मैं साधु कह रहा हूँ, जो सूफी संत होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अलावा और कुछ वो नहीं मानते। उनका मानना है कि नीचे हमें, ऊपर अल्लाह है और इसके हमारे बीच में कुछ नहीं है। माने संसार के जितने सुख हैं, जितनी संपत्ति है, जितने भी आपके पावर हैं, उससे उनका कोई मतलब नहीं होता था। वो दिन रात अपने अल्लाह के प्रेम में डूबे रहते थे और अल्लाह के गुण जो है कि वो गाते रहते थे, उसका बखान किया करते थे। उसी से ही उनका जो है कि दिल जो है कि लग गया था। खुदा को अपना महबूब मानते थे और खुदा के ही, अल्लाह के ही धुन में वो मगन रहते थे। उनको राजपाट सुख संपत्ति से मतलब नहीं होता था। दिन रात वो अपना क्या करते रहते थे, तो अपने अल्लाह का नाम लेते रहते थे। उनको सांसारिक सुख से, बाहरी चीज़ से कोई मतलब तो था नहीं। तो ऐसे संतों को सूफी कहा गया, ठीक है। इसमें भी कई संप्रदाय हुए थे। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट भी इसी समय जो है कि चलाया गया, ठीक ना। अब ये चैप्टर लंबा है तो मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर में को मैं आपको 2 वीडियो में समेटूँ, 2 वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा और आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। आराम से हम लोग तसल्ली से समझेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। अब बिल्कुल मैं ऐसे नोट डाउन करता रहूँगा। इस प्रकार आप अगर नोट करेंगे तो आपके पास अच्छा खासा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। मेन पॉइंट जो आपको हैं वो आपको मेरे साथ नोट कर लेने चाहिए ताकि आप उन पॉइंट्स को भूल ना पाएँ, ठीक ना। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। हाँ, ये वीडियो कैसा लगा, मैं आपको कैसा समझा पा रहा हूँ, कैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर ज़रूर किया करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।